नमस्कार दोस्तों, आप देख व सुन रहे हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव चरम पर है, जब कई जहाज इस रास्ते से गुजरने में हिचक रहे हैं, जब वैश्विक तेल बाजार में बेचैनी है, उसी समय भारत की ओर आने वाला एक कच्चे तेल का जहाज सुरक्षित मुंबई पहुंच जाता है। और इसके बाद सवाल उठता है कि क्या भारत ने बिना युद्ध, बिना धमकी, बिना सैन्य टकराव, सिर्फ कूटनीति के बल पर अपने लिए रास्ता बना लिया? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेनलोंग टैंकर की कहानी क्या है, होर्मुज जल डमरू मध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत ने क्या कूटनीतिक चाल चली और क्या वाकई सिर्फ 3 फोन कॉल ने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोल दिया? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस जहाज की बात करते हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक शेनलोंग नाम का एक लाइबेरिया के झंडे वाला सुएज़मैक्स टैंकर सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। भारतीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि यह जहाज भारतीय कप्तान द्वारा संचालित था और यह मुंबई पहुंचा। रॉयटर्स सहित कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यह युद्ध के बाद भारत पहुंचने वाले शुरुआती ऊर्जा जहाज़ों में से एक था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है कि जहाज ने होर्मुज के बेहद संवेदनशील क्षेत्र को पार किया। कुछ रिपोर्टों और ट्रैकिंग संकेतों के आधार पर यह चर्चा चली कि जहाज कुछ समय के लिए सार्वजनिक ट्रैकिंग से ओझल रहा, यानी AIS सिग्नल बंद या सीमित हो गया। लेकिन इस बिंदु पर सावधानी जरूरी है। सार्वजनिक रिपोर्टें यह तो बताती हैं कि जहाज मुंबई पहुंचा, मगर हर तकनीकी विवरण, जैसे किस समय, किस अवधि के लिए AIS बंद था और क्यों, यह सभी स्रोतों से निर्णायक रूप से पुष्ट नहीं है। इसलिए हमें तथ्य और अनुमान में फर्क रखना होगा। अब जरा बड़े परिप्रेक्ष्य को समझिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट में से एक है। सामान्य परिस्थितियों में वैश्विक तेल और LNG आपूर्ति का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। राइटर्स के मुताबिक यह रास्ता दुनिया के तेल और गैस व्यापार के लिए इतना अहम है कि यहाँ थोड़ी सी रुकावट भी वैश्विक कीमतों और सप्लाई चेन पर भारी असर डाल सकती है। लगभग 1/5 वैश्विक तेल व LNG यातायात इसी मार्ग से जुड़ा हुआ माना जाता है और अब यही रास्ता युद्ध की वजह से तनाव का केंद्र बना हुआ है। रॉयटर्स के रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ बड़े संघर्ष के बाद जहाज रानी पर सख्त रुख अपनाया है। कई जहाज़ों पर हमलों और व्यवधानों की खबरें आ रही हैं और समुद्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। थाई रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज मयूरी नारी जैसे जहाज़ों के हमले में आने की खबरें भी सामने आईं। यानी खतरा काल्पनिक नहीं था, वह वास्तविक था। यही वजह है कि भारत के लिए यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं थी, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सवाल था। भारत अपने तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से लाता है। सरकार की आधिकारिक ब्रीफिंग के अनुसार पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए भारत ने रिफाइनरियों, गैस सप्लाई, पोर्ट ऑपरेशंस और शिपिंग सेफ्टी को लेकर समन्वित कदम उठाए। सरकार ने कहा कि रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर चल रही हैं, सप्लाई पर निगरानी है और बुनियादी ढांचे को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को यह राहत कैसे मिली। यहीं पर कूटनीति की कहानी शुरू होती है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच पिछले दिनों लगातार बातचीत हुई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार दोनों नेताओं ने 28 फरवरी, 5 मार्च और 10 मार्च को बातचीत की। इन वार्ताओं में क्षेत्रीय संकट, द्विपक्षीय संबंध और शिपिंग सुरक्षा जैसे मुद्दे उठे। रॉयटर्स और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सक्रिय कूटनीतिक प्रयास किए। यह वायरल नैरेटिव कहता है कि 3 फोन कॉल हुए और भारत के लिए रास्ता खुल गया। देखिए, इसे थोड़ा संतुलित ढंग से समझना होगा। विश्वसनीय रिपोर्टें यह संकेत देती हैं कि भारत ईरान संपर्क गहन हुआ और कुछ भारतीय जहाज़ों को राहत या सेफ पैसेज जैसा व्यवहार मिला। लेकिन यह कहना कि 3 कॉल लगे और पूरी व्यवस्था फाइनल हो गई, यह पत्रकारिता से ज़्यादा राजनीतिक या भावनात्मक सरलीकरण हो सकता है।
असलियत यह है कि कूटनीतिक वार्ताएं, नौवहन समन्वय, सुरक्षा मूल्यांकन, शिपिंग कंपनियों के फैसले और क्षेत्रीय सैन्य जोखिम, ये सब साथ मिलकर ऐसे परिणाम बनाते हैं। फिर भी एक बात साफ है कि भारत ने इस संकट में घबराहट नहीं बल्कि सक्रिय संपर्क की नीति अपनाई, और यह पहली बार नहीं है जब भारत ने यही रास्ता चुना हो। भारत की विदेश नीति लंबे समय से यही रही है कि वह पश्चिम एशिया में परस्पर विरोधी देशों जैसे ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका, यूएई, इन सभी देशों से संवाद बनाए रखे हैं। यही संतुलित रणनीति आज काम आई दिखती है। भारत किसी एक खेमे में पूरी तरह बंद नहीं हुआ बल्कि हर महत्वपूर्ण शक्ति से संबंध बचाए रखे। युद्ध के समय यही नीति रणनीतिक स्वायत्तता बन जाती है। अब बात उन जहाजों की जिनका नाम इस संकट में आया। राइटर्स ने रिपोर्ट किया कि शिवालिक और नंदा देवी नाम के दो भारतीय झंडे वाले एलपीजी टैंकर्स को ईरान ने होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी। इनमें से एक को भारतीय नौसेना की एस्कॉर्ट भी मिली। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को कम से कम कुछ जहाज़ों के लिए एक अपवाद या राहत हासिल हुई है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि इसी दौरान दूसरे देशों के जहाज़ों को गंभीर जोखिम झेलना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ भी हमें सटीक रहना होगा। कई सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट में पुष्पक और परिमल के सुरक्षित गुजरने का दावा है, मगर मेरे पास उपलब्ध विश्वसनीय स्रोतों में इन दोनों जहाज़ों का पुष्ट उल्लेख नहीं मिला है, इसलिए इन्हें तथ्य की तरह कहना ठीक नहीं होगा। मित्रों, पत्रकारिता का नियम यही है कि जिसकी पुष्टि हो वही तथ्य होता है, बाकी को संभावना या रिपोर्टेड दावा कहा जाता है। अब एक और बड़ा पहलू यह है कि भारत सरकार ने फारस की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों और भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए कंट्रोल मैकेनिज्म सक्रिय किया है। रिपोर्टों के अनुसार कई भारतीय झंडे वाले जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए थे और सैकड़ों भारतीय नाविक वहां मौजूद थे। अलग अलग रिपोर्टों में संख्या अलग दिखती है, कहीं 24 जहाज, कहीं 28 जहाज, और नाविकों की संख्या भी 677 से लेकर 778 तक बताई गई है। इसका मतलब है कि संकट वास्तविक था, पर सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट की हर संख्या को अंतिम सत्य मान लेना ठीक नहीं होगा। तो अब इस पूरे घटनाक्रम से निकलने वाला सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? मित्रों, निष्कर्ष यह है कि आधुनिक दुनिया में केवल सैन्य ताकत ही शक्ति नहीं होती। कभी कभी फोन लाइन पर हुई सही बातचीत, सही समय पर किया गया कूटनीतिक संपर्क और वर्षों से बनाए गए संतुलित रिश्ते तोप और मिसाइल से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देश टकराव की भाषा बोल रहे थे, भारत ने संवाद की भाषा बोली। जब समुद्र में भय था, भारत ने भरोसे का रास्ता खोजा। जब ऊर्जा बाजार में घबराहट थी, भारत ने अपनी जरूरत और अपने हित को सामने रखकर बातचीत की। और यही वजह है कि शेनलोंग जैसी घटना को सिर्फ एक जहाज की यात्रा कहकर नहीं देखा जा सकता। यह भारत की विदेश नीति, ऊर्जा रणनीति और संकट प्रबंधन का केस स्टडी बनती जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सावधानी जरूरी है। राष्ट्रहित की खबरों में जोश अच्छा है, लेकिन अति सरलीकरण खतरनाक होता है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि अब भारत के लिए सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। होर्मुज अभी भी तनावग्रस्त है, समुद्री मार्ग अभी भी संवेदनशील हैं, जहाज रानी अभी भी जोखिम में है और ऊर्जा बाजार अभी भी अनिश्चित है। यानी राहत तो मिली है, पर संकट टला नहीं है। इसलिए सही बात यह होगी कि भारत ने युद्ध के बीच अपने हितों की रक्षा के लिए तेज और प्रभावी कूटनीतिक पहल की। भारत ईरान संपर्क ने कुछ भारतीय जहाज़ों के लिए राहत का रास्ता बनाया। शेनलोंग और कुछ अन्य जहाज़ों का सुरक्षित पहुंचना इस पहल की सफलता का संकेत है। लेकिन वायरल दावों में जो पूर्ण विजय, पूर्ण छूट और पूर्ण नियंत्रण की तस्वीर बनाई जा रही है, वह अभी उपलब्ध पुष्ट तथ्यों से थोड़ी बड़ी और नाटकीय है। और भी इस पूरे प्रकरण ने एक बात साबित कर दी है कि भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत अब संकट के बीच अपने हितों के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करने वाला देश बन चुका है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। ना बंदूक चली, ना मिसाइल दागी गई, ना युद्धपोत भिड़े, फिर भी एक समुद्री रास्ते पर भारत ने अपने लिए जगह बना ली। यह सिर्फ तेल का जहाज नहीं था, यह कूटनीति की परीक्षा थी। और फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि भारत ने इस परीक्षा में गंभीरता, संतुलन और रणनीति तीनों का परिचय दिया है।